हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1987 में आई अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी फिल्म क्रिप्शो 2। ये क्रिप्शो का सीक्वल है और अगर आपने क्रिप्शो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इसे डायरेक्ट किया है माइकल गोर्निक ने, जो कि क्रिप्शो के सिनेमाटोग्राफर थे। इसका स्क्रीन प्ले दिया है जॉर्ज रोमेरो ने और स्टोरीज लिखी है स्टीफन किंग ने। स्टोरी स्टीफन किंग की है, इसलिए आपको कुछ क्रीपी इमेजिनेशन देखने को मिलेंगी। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस मूवी में से 3 स्टोरीज हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो आप हॉरर एंथोलॉजीज वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें आपको कई सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। इस वीडियो के एंड में हम एंथोलॉजीज के बारे में थोड़ी बात करेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बिली को, जो कि बड़ी बेसब्री से किसी का वेट कर रहा है। पिछले पार्ट में बिली का रोल स्टीफन किंग के बेटे ने किया था। उसके सामने एक ट्रक आकर रुकता है और जैसा कि उसकी नंबर प्लेट बता रही है, उसके अंदर एक क्रीप था। ये क्रीप है टॉम सवीनी, क्रीप शो के मेकअप आर्टिस्ट। वो क्रीप अपने साथ लाया था क्रीप शो कॉमिक्स का लेटेस्ट इशू, जिसका बिली वेट कर रहा था। आप देख सकते हो कि इस कॉमिक पर पिछले पार्ट के एंडिंग वाला बिली छपा है, जब उसने अपने डैड के ऊपर वुडू ट्राई किया था। अब बिली उस कॉमिक को पढ़ेगा और यहाँ से हमारा सफर शुरू होगा। सबसे पहली स्टोरी का नाम है ओल्ड चीफ वुडन हेड। एक ओल्ड कपल रे और मार्था डेड रिवर नाम के एक छोटे से टाउन में रहते हैं। उनका अपना एक जनरल स्टोर है, जिसके बाहर एक इंडियन चीफ का स्टैचू, इसी का नाम है ओल्ड चीफ वुडन हेड। रे को स्टैचू से बहुत लगाव है, वो टाइम टू टाइम इसे साफ करता रहता है। अब एक कपल बहुत चिंता में है, क्योंकि उनका टाउन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वहाँ पर गिने चुने लोग बचे हैं। कई महीनों से रे ने कुछ भी नहीं कमाया, उसका स्टोर बस उधारी पर चल रहा है। अब क्योंकि वो उस टाउन में बड़ा हुआ है, इसलिए वो सबको उधार दे देता है और उसे यकीन है कि सब उसका उधार चुका देंगे। लेकिन मार्था को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि उन्हें स्टोर बंद कर देना चाहिए, लेकिन रे को अपने टाउन से इतना प्यार है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो किसी न किसी तरह घाटे में अपना स्टोर चला रहा है। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तब एक लोकल नेटिव अमेरिकन ट्राइब का एल्डर बेंजामिन उनसे मिलने आता है। वो उनके लिए अपने ट्राइब की सीक्रेट टर्कोइस ज्वेलरी लाया था। वो ज्वेलरी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, फिर भी वो उसे रे को दे रहा है, तब तक के लिए जब तक वो उसका उधार नहीं चुका देते। अब रे उसे लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो ज्वेलरी उनके लिए कितनी खास है। लेकिन जब बेंजामिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, तब उसे वो रखनी पड़ती है। लेकिन वो कहता है कि इसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेगा। ये सब देखकर मार्था भी हैरान रह गई थी। उसे पता चल गया था कि जैसा वो उन लोगों को समझ रही थी, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों खुश होते हुए वापस अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी बस यहीं तक थी। उनके स्टोर में था सैम, जो कि बेंजामिन का नेफ्यू है, और साथ में उसके 2 फ्रेंड एंडी और फैट स्टफ भी थे। वो सब उनके स्टोर को लूटने आए हैं। एक तरफ जहाँ बेंजामिन अच्छाई का एग्जाम्पल सेट करके गया, वहीं दूसरी तरफ उसका नेफ्यू कुछ और ही साबित कर रहा है। अब बेचारे वो दोनों ने चाहकर भी नहीं रोक सकते थे। वो बस चुपचाप अपने स्टोर को लुटता हुआ देख रहे थे। हमें पता चलता है कि इस रॉबरी के बाद वो तीनों हॉलीवुड जा रहे हैं, क्योंकि सैम को अपने बालों पर बड़ा घमंड है। उसे लगता है कि वो बड़ी आसानी से स्टार बन जाएगा। वो स्टोर को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं, काउंटर से भी पैसे ले लेते हैं और रे की जेब से भी। लेकिन अभी भी कुछ रह गया था। सैम रे से वो ज्वेलरी मांगता है जो बेंजामिन उसे देकर गया। अब रे ने बेंजामिन से प्रॉमिस किया था कि वो इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा सेफ रखेगा, और वही वो कर रहा था। लेकिन इसी वजह से सैम मार्था को गोली मार देता है। और क्योंकि रे इस मर्डर का गवाह है, इसलिए वो उसे भी मार देता है। स्टोर लूटकर और स्टोर के ओनर्स को मारकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, और जाते जाते वो ओल्ड चीफ के ऊपर भी गोली चला देते हैं। वो तो यही सोचकर जा रहे थे कि अब वो हॉलीवुड में ऐश करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो ओल्ड चीफ जिंदा हो चुका था। सबसे पहले वो जाता है फैट स्टफ के पास और अपने एरो से उसे पंचर कर देता है। इसके बाद वो जाता है एंडी के घर और सबसे पहले उसकी कार तोड़ता है। इसके बाद अपने टॉमाहॉक से उसे भी मार देता है। अब आखिर में बारी थी सैम की। वो उसके घर पहुंचता है और उसे देखकर सैम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सैम फिर से उसे शूट करता है, लेकिन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं था। इसलिए वो बाथरूम में जाकर वहां से बाहर निकल रहा था, लेकिन अब बचने का कोई चांस नहीं है। ओल्ड चीफ उसे पकड़कर उसे भी मार देता है। अगली सुबह जब बेंजामिन उठता है तो उसे वो ज्वेलरी अपने पास रखी मिलती है। वो जल्दी से जाता है रे के स्टोर पर और देखता है कि ओल्ड चीफ के ऊपर खून लगा था। साथ ही उसके हाथ में सैम की स्कैल्प थी। इन्हीं बालों पर उसे घमंड था। ये देखकर बेंजामिन सब कुछ समझ जाता है और वो ओल्ड चीफ से विदा लेता है। ये थी ओल्ड चीफ वुडन हेड। अगली स्टोरी का नाम है द राफ्ट। 4 कॉलेज स्टूडेंट्स डीक, लेवर्न, रैंडी और रेचल वीकेंड पर किसी लेक पर जा रहे थे, जो कि पॉपुलेशन से बहुत दूर है। वो उस लेक पर पहुंचते हैं और उस लेक में एक राफ्ट थी। वो सब जल्दी से उस राफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। रैंडी नोटिस करता है कि डक अचानक से पानी में डूब गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया। रैंडी को ये बात खटक जाती है। वो जल्दी से राफ्ट के ऊपर चढ़ता है और बाकियों को भी जल्दी करने के लिए कहता है। वो सब उसका स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं समझ पा रहे थे। रैंडी की चिंता का विषय था एक स्ट्रेंज चीज जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी। वो एक ब्लॉब जैसी चीज है और रैंडी को लग रहा है कि वो जिंदा है, उसी ने डक को खा लिया। अब वो सब रैंडी को पागल समझ रहे थे। उसकी बातें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। वो कहते कि वो सिर्फ एक ऑयल स्लिक है। रेचल तो उसके अंदर हाथ भी डाल देती है, लेकिन तभी वो चीज उसका हाथ पकड़ लेती है। देखते ही देखते उसे पानी में खींच लेती है और उसे जिंदा ही डाइजेस्ट कर जाती है। अब तो उन्हें रैंडी की बात पर यकीन करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो ये सब प्रोसेस नहीं कर पाए थे। जो भी उनके सामने हुआ उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो इतना समझ चुके थे कि वो चीज उन्हें भी खा जाएगी, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। डीक कहता है कि वो तैर कर किनारे तक जा सकते हैं, लेकिन रैंडी को ये इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि वो चीज भी बहुत फास्ट है। अब वो ये सब फिगर आउट कर रहे थे कि तभी वो चीज उनकी राफ्ट के नीचे चली जाती है। डीक के पास यही मौका था किनारे तक पहुंचने का, लेकिन इससे पहले कि वो राफ्ट से कूद पाता, वो चीज राफ्ट के नीचे से उसका पैर पकड़ लेती है। रैंडी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डीक को भी हजम कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस चीज के अंदर दिमाग भी है और उसके पास कुछ सेंसेस भी हैं, जिनसे उसे पता चला कि उस लेक पर कोई आया है। अब वो दोनों बड़ी सावधानी से राफ्ट पर खड़े थे ताकि उनके पैर ना पकड़े जाएं। ऐसे काम नहीं बन रहा था, इसलिए वो चीज राफ्ट के नीचे से निकल जाती है। अब वो दोनों बारी बारी से पहरा दे रहे थे क्योंकि सिर्फ यही तरीका था अपनी जान बचाने का। पूरी रात उन्हें इसी तरह ठंड में निकालनी पड़ती है। अगली सुबह तक लेवन सो चुकी थी और रैंडी भी थक चुका था। वो लेवन को राफ्ट पर लेटा देता है और तभी एक ही झटके में वो चीज उसे पकड़ लेती है। अब लेवन तो बच नहीं सकती थी, लेकिन रैंडी के बचने के चांसेस थे, इसलिए वो जल्दी से पानी में कूद जाता है और किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। वो चीज भी उसके पीछे ही थी, लेकिन किसी तरह रैंडी किनारे तक पहुंच ही जाता है। अब वो खुद को बहुत लकी समझ रहा था, लेकिन तभी वो चीज किसी लहर की तरह उसे किनारे से खींच कर ले जाती है। दिन दहाड़े 4 लोग गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। हम देखते हैं कि उस लेक के पास एक नो स्विमिंग वाला बोर्ड लगा था जो कि किसी को भी नहीं दिख रहा। ये थी द राफ्ट। अगली स्टोरी का नाम है द हिचहाइकर। हम देखते हैं एनी को, जो कि डेविड के साथ है, लेकिन डेविड उसका हस्बैंड नहीं है, बल्कि अपने हस्बैंड को लेने से जाना है और वो ऑलरेडी लेट हो चुकी है। वो वहां से निकलती है और रास्ते में वो यही सोच रही थी कि लेट होने का क्या बहाना लगाएगी। जल्दबाजी में उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मोड़ पर एक आदमी खड़ा हुआ लिफ्ट मांग रहा था। एनी की बेकाबू कार उस आदमी को उड़ा देती है। अब एनी को दिख गया था कि वो आदमी मर चुका है। पुलिस को फोन करने के बजाय वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही वहां पर भीड़ लग चुकी थी और इस भीड़ में ही था एक ट्रक ड्राइवर जो कि स्टीफन किंग है। उधर एनी रास्ते में यही सोच रही थी कि इस क्राइम के साथ वो कैसे जिएगी। वो खुद को तसल्ली दे रही थी, तभी अचानक वो देखती है कि कोई लंगड़ाता हुआ उसके पीछे आ रहा है। वो वही हिचहाइकर था जिसे एनी ने मार डाला। अचानक ही वो उसे दिखा था और अचानक ही वो गायब हो गया। एनी को लगता है कि इसके दिमाग का वहम है, क्योंकि वो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन वो कोई वहम नहीं था। वो आदमी उसके पास ही पहुंच जाता है और कहता है कि थैंक्स फॉर द राइड। अब राइड तो एनी ने उसे दी नहीं, फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है ये आपको भी पता चल जाएगा। एनी जल्दी से वहां से निकलती है, लेकिन वो आदमी उसकी कार से चिपक गया था। वो आदमी बस एक ही बात बोले जा रहा था, थैंक्स फॉर द राइड लेडी। उसे पीछे छुड़ाने के लिए एनी कार को रोड से उतार लेती है और यहाँ पर फाइनली उसे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर एनी उस आदमी को कुचल कर आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। शायद वो उसे अपने साथ ले जाना चाह रहा है। इस बार एनी उसे एक पेड़ में दे मारती है और बार बार हिट करके उसे बिल्कुल ही क्रश कर देती है। इस सब के बीच वो खुद भी बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आता है तो वो सोचती है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। सिगरेट गिरने के बाद उसकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और अब जाकर उसे होश आया। ये बात सच में सेंस बना रही है, लेकिन उसकी कार कोई सेंस नहीं बना रही। वो जल्दी से अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसका हस्बैंड अभी तक घर नहीं पहुंचा था। खैर कम से कम अब उसके पास एक बहाना था। वो कार से उतर रही थी कि तभी उसे सुनाई देता है, थैंक्स फॉर द राइड लेडी। वो आदमी अभी भी उससे चिपका हुआ था और अब तो वो सच में चिपक चुका था। खैर काफी देर बाद उसका हस्बैंड घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जो कि एक्सीडेंट वाली जगह पर था, इसलिए उसे आने में देर हो गई। वो देखता है कि एनी मरी पड़ी है और उसके हाथ में उसी डेड आदमी का बोर्ड है। ये थी द हिचहाइकर और ये मेरी फेवरेट थी। कॉमिक्स डिलीवर करने के बाद वो क्रीप वहां से चला जाता है और इसी के साथ यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी अपने नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। जैसा कि मैंने कहा था, हमें कुछ क्रीप इमेजिनेशन दिखने वाली है और वैसा ही हुआ। मूवी में तीनों स्टोरीज की टोन अलग थी, तीनों आपस में कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकती, लेकिन यही एंथोलॉजिस्ट की खासियत है कि इसमें अलग स्टोरी की सेम ही फील बन जाती है। एंथोलॉजिस्ट के थ्रू हम भी एक ही स्टोरी से नहीं चिपके रहते, बल्कि हमें भी एक ही फिल्म में बहुत कुछ देखने को मिलता है।
वैसे इसकी हर एक स्टोरी पर अलग से भी फिल्म बन सकती थी, लेकिन उनमें फिर बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिखाया जाता, जबकि इस एक ही फिल्म में हमने ये तीनों स्टोरीज देख ली और हर एक स्टोरी के साथ एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता गया। तो अगर आपको एंथोलॉजिस्ट पसंद है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ताकि मैं और वीडियोस की तरह एंथोलॉजिस्ट भी लाता रहूं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 3.5 मिलियन और इसने बिजनेस किया था 14 मिलियन का, जो कि बहुत सही प्रॉफिट है। ओरिजिनली इस फिल्म में 5 स्टोरीज होने वाली थी। बाकी 2 स्टोरीज के नाम थे पिनफॉल और कैट फ्रॉम हेल। कैट फ्रॉम हेल आपने टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड में देख ली, लेकिन पिनफॉल को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया। रैंडी का रोल करने वाले एक्टर ऑलमोस्ट मरते मरते बचे थे। शूटिंग के वक्त उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया था। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि उनकी बॉडी ग्रीन हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फुल रिकवरी के बाद उन्होंने द राफ्ट को कंप्लीट किया और उन्होंने डीक के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन रोल मिला उन्हें रैंडी का। ये मार्था का रोल करने वाले एक्ट्रेस की लास्ट फिल्म थी। इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट एड फ्रेंच ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी थी, कुछ कहां सुनी की वजह से, नहीं तो पहले क्रीप का रोल वही करने वाले थे। द राफ्ट के बीच में उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। फैट्स के डैड हैल होलब्रोक हमें क्रीप शो की द क्रेज स्टोरी में नजर आ चुके हैं। ओरिजिनली बारबरा ईडन को एनी के रोल में कास्ट किया गया था और निकोलस केज को क्रीप के रोल के लिए कंसिडर किया गया था और आर्नोल्ड को ओल्ड चीफ के लिए। द राफ्ट को स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है, लेकिन बाकी दोनों स्टोरीज खास इसी फिल्म के लिए लिखी गई। इस फिल्म में बिली की एक भी लाइन नहीं थी, वो सिर्फ एक लोकल लड़का था जिसे ऐसे ही कास्ट कर लिया गया था। ओल्ड चीफ वुडन हेड की शूटिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी का अंदाजा आप बेंजामिन की कार से लगा सकते हो। उसके अंदर से निकल रहा धुआं असली है, क्योंकि इंजन ओवरहीटेड था। ओल्ड चीफ ने उन तीनों को मारने के लिए 3 अलग अलग वेपन्स का यूज़ किया। फैट्सअप के लिए बो एंड एरो, एंडी के लिए टोमोहॉक और सैम के लिए नाइफ। तो ये थे सिम से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप बताइए आपको कौन सी स्टोरी बेस्ट लगी। इन स्टोरीज को आप अपने हिसाब से टॉप 3 में रैंक करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी जरूर करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।